विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये सत्र 6 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने बजट सत्र को मंजूरी प्रदान कर दी है। सत्र की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 11 बजे से होगी। पंजाब सरकार 8 मार्च को विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पंजाब सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों समेत 42 अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। इसमें 40 पीसीएस अधिकारी हैं। राजदीप सिंह बराड़ को मलेरकोटला का एडीसी लगाया गया। पीसीएस अधिकारी शायरी मल्होत्रा को जालंधर 2 का एसडीएम लगाया गया है। इससे पहले सरकार ने 20 फरवरी को 96 अधिकारियों का तबादला किया था। इसमें 8 आईएएस और 88 पीसीएस अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा 13 फरवरी को भी 8 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की ट्रांसफर की गई थी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने चंडीगढ़ में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए पंजाब के 5000 से ज्यादा स्कूलों में 38,649 कंप्यूटर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीते 4 सालों में विभाग की ओर से किए गए पंजाब सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए शुरू किए गए साड़े बुजुर्ग साड़ा बान अभियान के तहत फरीदकोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्गों ने सरकार का धन्यवाद किया है। आम आदमी पार्टी नेता बलतेज पन्नू ने बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का पंजाब की इतनी चिंता थी तो उन्होंने पंजाब में अपने शासन के दौरान नशा और तस्करों के खिलाफ ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले पंजाब में जो सरकारें बनी उन्होंने पंजाब के विकास पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। एसजीपीसी ने श्री हरमंदिर साहिब के प्रधान ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने ज्ञानी रघुवीर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्य ग्रंथी के पद से हटा दिया है। इसकी जानकारी एसजीपीसी अध्यक्ष अधिवक्ता हरजिंदर सिंह धामी ने दी है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने एसजीपीसी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि यही फैसला आएगा। उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे मामले से जुड़ा सारा रिकॉर्ड मौजूद है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि वक्त आने पर वो सभी तथ्यों को संगत के सामने रखें। तरनतारन में सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एजीटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में सरपंच हत्याकांड को सुलझाते हुए अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से एक आरोपी दुबई फरार होने की कोशिश में था, जिसे फ्लाइट से उतारकर हिरासत में लिया गया, जबकि 4 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के पास से 4 पिस्तौल और 2 बिना बाइक में बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मोहन भागवत ने लुधियाना में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अहम बैठक में भाग लिया। इस दौरान संघ से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगठन विस्तार और अलग अलग राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। होला मोहल्ला पर्व के लिए श्री आनंदपुर साहिब और श्री कीरतपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया है कि होला मोहल्ला के मौके पर 50 लाख से ज्यादा संगत के आने की संभावना है, जिसके लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पठानकोट में सेना की वेस्टर्न कमांड ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। यहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भविष्य की तैयारी दिखाते हुए हाईटेक ड्रोन, भैरव बटालियन और एडवांस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। मामून कैंट के ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में सेना ने हाईटेक ड्रोन, नेटवर्क बैटलफील्ड सिस्टम और एडवांस सर्विलांस गैजेट्स के साथ अपनी युद्ध क्षमता दिखाई है।
पंजाब में मोगा जिले के महेंद्र सिंह ने 3 करोड़ रुपए की बम्पर लॉटरी जीती है। यह इनाम नागालैंड स्टेट लॉटरी की तरफ से निकाले गए डियर महाशिवरात्रि बम्पर 2026 के तहत इनाम निकला। लुधियाना में डियर लॉटरी के मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर ने महेंद्र सिंह को सम्मानित किया। इस मौके पर परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। होशियारपुर में साइबर सेल की बड़ी कामयाबी सामने आई है। साइबर सेल ने करीब 300 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। इस मौके पर एसएसपी ने बताया कि साइबर टीम ने कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के जरिए इन मोबाइल फोनों को ट्रेस किया। बरामद किए गए फोन सिर्फ पंजाब से ही नहीं बल्कि यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों से भी रिकवर किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है। इस दौरान आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, जिस पर सदन के सदस्य अपने विचार रखेंगे। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर बहस होने की संभावना जताई जा रही है। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम ने की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी और 22 समस्याओं में 14 समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान के लिए खेल मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत अब हर मुद्दे पर राजनीति करना बन चुकी है। लोगों में भ्रम फैलाकर उनकी पार्टी केवल राजनीति कर रही है। रोहतक में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है, जहां साइबर पुलिस टीम ने एक आरोपी को लुधियाना से और 2 अन्य आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8,40,000 रुपए की ठगी की रकम में जब्त की गई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी इंटरनेट पर बड़ी कंपनियों के नाम से फर्जी विज्ञापन जारी कर आम लोगों से ठगी करते थे। पिछले कई दिनों से इस गिरोह की तलाश की जा रही थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अंबाला में एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में वन विभाग के वन्य जीव इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीबी इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि शिकायतकर्ता संदीप की शिकायत पर कार्रवाई की गई। संदीप का एक फार्म हाउस है, वहां अन्य जीव विभाग के इंस्पेक्टर राकेश और उसके साथ ने कार्रवाई की बात बोलकर धमाते हुए पैसों की डिमांड की थी। जींद में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने गायक मासूम शर्मा के खिलाफ विरोध बैठक की। बैठक में प्रदेश भर के सरपंचों, जिला पार्षदों ने भाग लिया। इस दौरान एसोसिएशन ने कहा कि निजी कार्यक्रम के दौरान गायक मासूम शर्मा ने सरपंचों का अपमान किया था, जिसके लिए उन्हें सभी से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांगने पर हरियाणा के किसी भी गांव में गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही एसोसिएशन ने गायक के गन कल्चर गानों पर सरकार से प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में अपनी जापान यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 450 से 500 के बीच निवेशक और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे के दूसरे दिन यामानाशी पहुंचे, जहां उन्होंने केमेकुरयामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का निरीक्षण किया और यहां की आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों की जानकारी ली। इसके पहले मुख्यमंत्री ने जापान में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने उनके पैर छुए और श्लोक पढ़े। बाद में मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी दी है। अयोध्या में होली के त्यौहार को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया है कि होली के पर्व को लेकर पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ हमने कई बैठकें की। सभी थाना क्षेत्रों में जहां जहां होली का दहन होना है, वहां आयोजकों के साथ भी बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों को त्यौहार में किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली की 26 गलियों और सड़कों पर लटक रही तारों को भूमिगत करने की परियोजना शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने टाउन हॉल के सामने अंडरग्राउंड पावर लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इसके लिए करीब 160 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और इसे 2-3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के 2 दिवसीय दौरे के बाद वापस अपने वतन लौट आए हैं। ये पीएम मोदी का 9 साल में पहला इजरायल दौरा था। इस दौरान दोनों देशों ने अपने आपसी रिश्तों को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाए। इस दौरे के आखिर में इनोवेशन, कल्चरल एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी समेत अलग अलग सेक्टर में 27 एमओयू और एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया कि भारत और इजरायल जल्द ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी फाइनल करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर दौरे पर रहेंगी, जहां राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति एक्सरसाइज का अवलोकन करेंगी। अभ्यास से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी, जो 2 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन मिशन का हिस्सा होगा। इस फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह दूसरे एलसीएच में उड़ान भरेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कार्यक्रम स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन करेगा। वायु शक्ति अभ्यास में अत्याधुनिक हथियारों और विमानों की क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। हिमाचल बीजेपी ने शिमला में स्थित लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में संवैधानिक संकट की आशंका जताई है। बीजेपी ने एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्रवाई में हस्तक्षेप और पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने डिटेन किया और ट्रांजिट रिमांड के बावजूद रोका क्या। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और हिमाचल सदन का दुरुपयोग कर आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के विंटर गेम्स में देश भर से 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेलों के आयोजन के साथ गुलमर्ग के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के अगले संस्करण में फिट इंडिया कार्निवल को भी शामिल किया जाएगा। 7वें एडिशन में विंटर गेम्स को और विस्तारित किया जाएगा और इसकी अवधि 1 सप्ताह से बढ़ाकर 15 दिन तय की जाएगी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। ये मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ। इस मैच में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए, जिसके बाद टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में महज 6 विकेट पर 184 रन ही बना पाई और भारतीय टीम ने मैच 72 रनों से जीत लिया। वहीं भारत की ओर से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट दर्ज किए। बता दें, भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज की टीम को हराना होगा। भारत वेस्टइंडीज का मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों और आपसी सहयोग को लेकर सकारात्मक वार्ता हुई है। इसके अलावा दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का भी फैसला किया है। दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में साइंस और टेक को बढ़ावा देने के लिए भारत इटली के छात्रों के बीच कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो बार्टोलो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इटली और भारत के बीच साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं। भारत और इटली के बीच वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहयोग को नई दिशा देने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए थे। ये रोड मैप व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर आधारित है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज से 2 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी, जिसे दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी आज मुंबई पहुंचेंगे, जहां वो कई व्यावसायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर भारत कनाडा के उद्योग,
वित्त, नवाचार और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी।